नमस्कार, मैं हूं नरेश भारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के मनुस्मृति में प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और आर्थिक विचार क्या हैं वो देखेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में मनु ने यह बताया कि राजा को किस प्रकार एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रित व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। राजा को 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच में अपना राजस्थान स्थापित करना चाहिए। इन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए। यानी 2 गांवों के बीच में, फिर 2 गांवों से 100 गांवों के बीच में अपना कर्मचारी की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि सही से कोऑर्डिनेशन हो सके। कर्मचारियों द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं और अपराधों आदि की रिपोर्ट ऊपर के अधिकारियों को देने का कार्य करना चाहिए। गांव के सभी अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण के लिए पृथक मंत्री होना चाहिए। यानी गांव में एक स्पेशल रूरल एरियाज़ के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए और वह मिनिस्ट्री 100 गांव और फिर उन 100 गांवों में हर 2-2, 5-5 गांवों पर अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करे और यह मिनिस्ट्री उस पूरे रूरल अफेयर्स को, ग्रामीण क्षेत्र को नियंत्रित करे। नगर प्रशासन के लिए, प्रत्येक नगर के लिए, देखिए गाँव में कई गांवों पर, बहुत सारे गांवों पर एक अधिकारी की व्यवस्था की, लेकिन नगर प्रशासन में प्रत्येक नगर के लिए न्याय प्रशासन और पुलिस आदि सभी कार्यों पर विचार करने वाला एक अधिकारी होना चाहिए। गुप्तचर द्वारा और राजा स्वयं द्वारा दौरा कर अधिकारियों के कामों की जानकारी जुटानी चाहिए। ये अधिकारी कहीं भ्रष्टाचरण तो नहीं कर रहे हैं और जो अधिकारी भ्रष्ट आचरण करते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में ये जो व्यवस्था है काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड है। मंत्रालयिक व्यवस्था का इसमें उल्लेख है और इसके साथ साथ पूरे, भले ही वो आर्थिक प्रशासन हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसमें मनु ने भ्रष्टाचार करने वाले जो अधिकारी हैं उनको दंडित करने के लिए कठोर प्रावधान की वकालत की है। मनु ने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं के महत्व को भी स्वीकार किया और स्थानीय विषयों का भार इन संस्थाओं को ही सौंपने का निर्देश दिया। कानून निर्माण और विधायन यानी लो कौन बनाएगा, उस पर मनु का मानना है कि मनुस्मृति की शासन पद्धति में जनतंत्रीय प्रवृत्तियों और सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी। कानून निर्माण के लिए एक विधायिका का सुझाव मनु ने दिया जिसे परिषद कहा जाता था। परिषद 10 सदस्यों से मिलकर बनी थी और इसका जो निर्माण है उसका आधार बौद्धिक योग्यता था, ना कि संख्या। यानी किन योग्यताओं के लोग इनमें होने चाहिए। अगर उन योग्यताओं के लोग नहीं हैं तो इसकी संख्या कम रखी जा सकती थी, लेकिन योग्यता का होना ज़रूरी था। 10 लोगों को से बनी हो यह जितना ज़रूरी नहीं जितना उनकी योग्यता ज़रूरी है। तो इन 10 लोगों में कौन किस चीज़ का ज्ञाता होना चाहिए, उस पर भी मनु ने कहा कि 3 व्यक्तियों में प्रत्येक एक वेद का ज्ञाता हो, एक निर्वक्ता, एक मीमांसाकार, एक निरुक्त, एक धर्मशास्त्र को कहने वाला और 3 मुख्य व्यवसायी होने चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि शास्त्रों के साथ साथ 3 लोग बिजनेस से रिलेटेड भी हैं। तो ये एक तरीके से शो करता है कि कैसे जो ट्रेड है वह भी राजा के लिए महत्वपूर्ण है। व्यवसायियों को भी उन्होंने लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट्स में जगह दी है। परंतु ऐसे 10 व्यक्ति अगर ना मिले तो 3 ही व्यक्ति पर्याप्त हैं। अगर 3 भी ना मिलें तो 1 व्यक्ति पर्याप्त है यदि वह वेदों का ज्ञाता है और उसकी व्याख्या कर सकता है। तो यह इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे मनु के लिए संख्या की बजाय योग्यता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस परिषद के अतिरिक्त जनता अपनी संघीय संस्थाओं के द्वारा स्वयं अपने नियम बनाने हेतु स्वतंत्र थी। तो जो कानून निर्माण है उसकी भी अपनी विकेंद्रित व्यवस्था थी।
इस परिषद के साथ साथ संघीय संस्था का प्रावधान था। इस संघीय संस्थाओं में कुल, जाति, श्रेणी और जनपद इसी प्रकार की संघीय संस्थाएं थी। तो मनु के द्वारा जो विकेंद्रित व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि कानून निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक स्तर पर नहीं होता, जबकि ग्रामीण स्तर पर नीचे, काफ़ी नीचे विकेंद्रित लेवल पर कानून निर्माण हो रहा है। मनु ने न्याय व्यवस्था के लिए क्या प्रावधान किए वो हम देखते हैं। मनु के अनुसार विवाद हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हिंसा के कारण उत्पन्न विवाद और देने योग्य भूमि या धन न देने से उत्पन्न विवाद। एक जो लड़ाई होती है वो वाले विवाद जो आजकल हम देखें तो क्रिमिनल डिस्प्यूट्स हैं, और दूसरा जो सिविल नेचर के, यानी जो धन के आदान प्रदान, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने से रिलेटेड होते हैं, वो प्रकार के अपराध। मनु के अनुसार राजा स्वयं विवादों का निर्णय न करे तो उसे उस कार्य को देखने के लिए एक विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी जो न्याय का कार्य वह इतना महत्वपूर्ण है कि मनु ये कहते हैं कि राजा को स्वयं करना चाहिए। अगर राजा स्वयं ना करें तो उसे यह कार्य एक विद्वान ब्राह्मण को उसके लिए नियुक्त करना चाहिए। नियुक्त ब्राह्मण को यह कार्य 3 व्यक्तियों, और जो नियुक्त ब्राह्मण है विद्वान भी है, लेकिन उसके बावजूद उसे यह कार्य अकेले नहीं करना चाहिए, उसे 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर करना चाहिए। मनु के अनुसार न्यायाधीश ब्राह्मण ही होना चाहिए, किसी भी दशा में शूद्र नहीं। विवादों का निर्णय है वह पूर्ण निष्पक्षता पूर्वक करना चाहिए। मनु कहते हैं कि जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि यह धर्मशास्त्र है, यह इसमें जो धर्म का पुट है वह बना ही रहता है, और भारतीय जो दर्शन है वह हम देखते हैं कि न केवल इहलौकिक बल्कि वह पारलौकिक भी है। तो यह मनु के विचारों में भी स्पष्ट है कि उन्होंने राजा हो या मंत्रिपरिषद हो या न्यायालय का न्यायाधीश हो, उन सबको गलत काम करने से रोकने के लिए उन्हें पाप का भागी, नरक में उनका स्थान, इस प्रकार के बंधन, उन पर नैतिक बंधन की वकालत उन्होंने की है। तो मनु कहते हैं कि अगर न्यायालय में सत्य पीड़ित होता है तो जो न्यायाधीश हैं वो पाप के भागी होते हैं और पाप से नष्ट हो जाते हैं। न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हों जो बाहरी चिन्ह, स्वर, वर्ण, संकेत और चेष्टाओं से मनुष्य के आंतरिक भावों को जान सकें। जो न्यायाधीश है वह एबल होना चाहिए कि जो गवाह है, जो पीड़ित पक्ष है या जो आरोप लगा रहा है, उनके जो स्वर हैं, वर्ण हैं, संकेत हैं, उनकी चेष्टाओं से उसे इस बात जो मुद्दा है उसकी गहनता में जाकर के सही निर्णय लेने की क्षमता न्यायाधीश में होनी चाहिए। मनुस्मृति ने प्रमाण यानी एविडेंस को 2 भागों में बांटा। एविडेंस 2 तरह के माने। एक है मानुष प्रमाण। मानुष प्रमाण यानी मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार का साक्ष्य देना। यह साक्ष्य लिखित भी हो सकता है, युक्ति और साक्षी। मानुष प्रमाण के 3 प्रकार बताए, लिखित, युक्ति और साक्षी। दूसरा प्रकार का प्रमाण है दिव्य प्रमाण। न्यायाधीश को लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व देना चाहिए, किंतु बलपूर्वक लिखाए गए लेखों को अमान्य कर देना चाहिए। मनु के अनुसार 2 प्रकार के प्रमाणों में मानुष प्रमाण महत्वपूर्ण है, और मानुष प्रमाणों में भी जो लिखित प्रमाण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश को उन्हें ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किंतु बलपूर्वक लिखवाए गए होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। साक्ष्य प्रमाण में मनु कहते हैं कि साक्ष्य प्रमाण आंखों देखे होने के कारण विश्वसनीय माने जाते हैं, किंतु असत्य बोलने वाले सेवक, स्त्रु, सन्यासी और कोढ़ी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। साक्ष्य के पूर्व शपथ होनी चाहिए। देखिए, आज भी भारतीय न्यायालयों में शपथ ली जाती है। मिथ्या साक्षी देने वालों को कड़ा दंड देना चाहिए। जो झूठ साक्ष्य देते हैं उन्हें दंडित करना चाहिए। स्त्रियों के लिए स्त्रियों का ही साक्ष्य लेना चाहिए। ब्राह्मण के साक्ष्य को विशेषज्ञ के रूप में सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पूरी मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए विशेष दर्जा है और शूद्रों के प्रति भेदभाव मिलता है।
प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था के बाद हम देखते हैं दंड व्यवस्था, यानी दंड कैसे दिया जाना चाहिए, दंड कौन देगा, दंड किस अनुपात में देना चाहिए, दंड देते समय कौन से सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। मनु कहते हैं कि दंड की व्यवस्था अपराध के अनुपात में होनी चाहिए। दंड व्यवस्था में गति शोधनात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक तीनों ही सिद्धांतों का समन्वय किया जाना चाहिए और इस बात का पूरा विवरण दिया कि कब किस अवस्था में कितना दंड दिया जाना चाहिए। कि दंड के जो ये 3 सिद्धांत हमने ऊपर देखे हैं, गति शोधनात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक, ये न्यायशास्त्र में आज भी इन तीनों का ही समन्वय कोई सबसे बेस्ट माना जाता है और इन्हीं तीनों का मिश्रण से भारतीय न्याय व्यवस्था आज दंड का प्रावधान करती है। तो मनु ने इन तीनों के उचित समन्वय की बात कही और उन परिस्थितियों की चर्चा भी की जब कौन सा अपराध की स्थिति में कितना दंड देना चाहिए। दंड देने के पूर्व अपराध का प्रसंग, अपराध की मात्रा, उनके प्रकार एवं स्वरूप, अपराधी की सामर्थ्य, देश काल और परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए। उसके उपरांत ही दंडित किया जाना चाहिए। यानी दंड सिर्फ और सिर्फ यह अपराध की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, वह उस देश काल और अपराधी की सामर्थ्य है, उसकी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। यानी जो दंड का विचार है वह देश काल और परिस्थितियों से परे नहीं है, वह उस संदर्भ में ही, उस संदर्भ को देखकर दिया जाना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम दंड देना चाहिए। देखिए, मनुस्मृति पर आरोप है कि वो स्त्रियों के प्रति बहुत ही नेगेटिव विचार रखती है। ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ हमने देखा है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम दंड देने की वकालत मनु ने की है। हाँ है, बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, वो आलोच्य हैं, उनकी आलोचना होनी चाहिए। शेष वर्गों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम दंड देना चाहिए, जैसे हत्या जैसे अपराध के लिए भी देश निर्वासन जैसा साधारण दंड। यह वही पूर्वाग्रह है जो पूरी मनुस्मृति में मिलता है, निंदनीय है, आलोच्य है। विभिन्न प्रकार के दंडों का प्रावधान किया। मनु ने मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के दंडों की व्यवस्था की। वाग्दंड यानी समझना बुझाना, दिग्दंड यानी निंदा या भर्त्सना करना, धनदंड यानी जुर्माना लगाना, कामदंड और बद्धदंड यानी शारीरिक यातना और प्राणदंड, कारगर दंड, कारागार दंड यानी जेल भेज देना, जाति बहिष्कार दंड यानी जाति से बहिष्कृत कर देना, प्रायश्चित दंड, संपत्ति हरण दंड और निर्वासन दंड। ये जैसा कि नाम से, इनके नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के दंडों की व्यवस्था मनु ने की। तो ये मनु का जो दंड शास्त्र है, यानी एक तरीके से दंड से संबंधित प्रावधान है, किसको कितना दंड देना चाहिए, न्यायालय को कैसे कार्य करना चाहिए। अब हम देखते हैं राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचार। कोष, जैसा हमने देखा था, मनु ने राज्य की जो 7 प्रकृतियां बताई थी, उनमें कोष एक प्रकृति थी और इसे महत्वपूर्ण भी माना गया था। कोष मनु द्वारा अनुशंसित 7 राज्य की प्रकृतियों में से एक है। मेहता के क्रम में यह 5वें स्थान पर आता है। राजा, मंत्री, पुर, राज, कोष। जी, ये जो 7 प्रकृतियां थी, यह मेहता के घटते क्रम में व्यवस्थित की गई थी। राजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मंत्री 2 नंबर पर, पुर 3 नंबर पर, राज्य 4 नंबर पर तथा कोष 5वें स्थान पर है। कोष बहुत ज़रूरी है, उसके बिना राज्य का संगठन, संचालन और समृद्धि संभव नहीं है। राजा को बगुले की तरह चिंतन करना चाहिए, यानी पूरा ध्यान के साथ चिंतन करना चाहिए। राजा को निम्नलिखित प्रकार के कर लगाने के लिए कहा। मनु ने जो टैक्सेशन व्यवस्था है उसका वर्णन मनुस्मृति में दिया। तो जो टैक्स बताए वह है बलि। बलि यानी विशेष प्रकार का कर जो भूमिपतियों पर लगाया जाता है। यह जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता है, यानी जनता राजा को स्वेच्छा से देती है, भूमिपतियों पर लगाया जाता है बलि। शुल्क, यह आज की चुंगी की तरह है, जो बाजार या हाट में व्यापारी जो सामान लाते हैं उन पर जो बिक्री कर के रूप में लगाया जाता है। दंड यानी जो अपराधियों पर जो जुर्माना लगाया जाता है वह दंड। भाग, यह भी भूमिपतियों से भूमि कर के रूप में राजा लेता है, इसे आजकल लगान कहते हैं। यह उपज का 1/4 तक लिया जा सकता है। देखिए, भाग और बलि
दोनों भूमिपतियों पर लगाए जाते हैं, लेकिन भाग है वह उपज का 1/4 के रूप में लिया जाता है, जबकि बलि है वह एक तरीके से वेल्थ टैक्स के रूप में है। अन्य कर जैसे तट कर, राजपथ कर, पशु कर, शिल्प कर, उत्पादन कर जैसे आधुनिक करों का भी वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। करों के साथ करारोपण के सिद्धांत की विवेचना भी मनु ने की है। मनु ने न केवल 7-8 तरह के कर का उल्लेख किया है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया है कि राजा को करारोपण और करों की वसूली से संबंधित किन सिद्धांतों की पालना करनी चाहिए। मनु कहते हैं कि कर इस प्रकार वसूल किए जाने चाहिए जिससे गरीब जनता पर कर का भार कम पड़े और समृद्धिशाली लोगों पर कर का भार ज़्यादा पड़े। इसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, जिसमें गरीब व्यक्ति पर टैक्स का भार कम पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे गरीब से हम अमीर की तरफ बढ़ते हैं टैक्सेशन ज़्यादा होता है, टैक्स ज़्यादा वसूला जाता है। तो मनु प्रगतिशील टैक्स के समर्थक है, जिसमें अमीरी बढ़ने के अनुपात में टैक्स की मात्रा बढ़ती जाती है। मनु कहते हैं कि कर ना लेने से राजा के और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अंत हो जाता है, यानी बिना कर के राज्य संचालित नहीं हो सकता। अगर कोई राजा कर नहीं लेता है तो उसका नुकसान होता है, और अगर कोई राजा ज़्यादा कर लेता है तो प्रजा का जीवन का अंत हो जाता है। यानी कर है वह उपयुक्त मात्रा में ही लेना चाहिए, ना तो अत्यंत कम और ना ही अत्यधिक ज़्यादा। उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का मनु ने उल्लेख किया वह है प्रजा रक्षण का सिद्धांत। यानी कर लेने का उद्देश्य है वह प्रजा को प्रताड़ित करना नहीं है, कर का उद्देश्य प्रजा की रक्षा ही है। अतः जितना कर लिया जाता है उसके एवज में प्रजा के जीवन और प्रजा की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके से राजा और प्रजा के बीच में, कि प्रजा कर देगी और राजा उस कर के एवज में प्रजा को रक्षा की गारंटी देगा। लाभ पर कर का सिद्धांत दूसरा है लाभ पर कर का सिद्धांत। व्यवसाय में लगे धन को कर मुक्त रखना चाहिए और व्यवसायी को लाभ होता है इस पर कर लगना चाहिए। यानी व्यवसाय में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कर की बजाय लाभ पर कर होना चाहिए। जैसा हम आज के कर सिस्टम में आपने एक टर्म सुना होगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। यही वैल्यू एडेड टैक्स है जिसकी वकालत मनु कर रहे हैं कि किसी व्यापारी को जितना लाभ होता है उस लाभ पर कर होना चाहिए बजाय टोटल संपत्ति इन्वेस्टेड के। तीसरा है राष्ट्रीय योजना सिद्धांत। यानी राष्ट्र को संपन्न बनाने हेतु राष्ट्रीय योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए कर लेना चाहिए। यानी राजा को सिर्फ और सिर्फ प्रजा की रक्षा के लिए ही टैक्स नहीं लेना चाहिए, उसे राज्य की प्रगति के लिए कुछ योजनाएं बनाकर उन योजनाओं का वित्तीयन कैसे होगा उसके मद्देनज़र भी टैक्स लेना चाहिए। चौथा है व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। यानी कर देने में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। यानी कर की वसूली प्रजा की सामर्थ्य के अनुरूप ही होनी चाहिए। कर की वसूली का प्रकार भी ऐसा होना चाहिए कि प्रजा को कोई संकट ना हो, कोई कष्ट ना हो, वह दुविधा में महसूस ना करे, वह ठगा हुआ महसूस ना करे, उसे उस अनुपात में रक्षा होनी चाहिए। उसे यह भी एहसास होना चाहिए कि राजा है वह प्रजा की रक्षा के लिए कर लेते हैं, अब उनका राष्ट्र है वह उन्नति कर रहा है। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने खाद्य क्रमशः, जैसे जोंक रक्त चूसता है, बछड़ा गाय का दूध पीता है और मधुमक्खी मधु ग्रहण करती है, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक ग्रहण करना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है पांचवा वह है अधिक कर निषेध सिद्धांत। यानी जनता के सामर्थ्य से अधिक कर नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जिनके आधार पर मनु ने कर व्यवस्था को समझाया कि किस प्रकार राजा को प्रजा से कर वसूल करना चाहिए। जहाँ तक करों की मात्रा की बात है कि कर कितने प्रतिशत होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस पर मनु कहते हैं कि कर के रूप में पशु तथा स्वर्ण का 50वां भाग लेना चाहिए। तथा भूमि कर की जहाँ बात आती है तब मनु कहते हैं कि भूमि की श्रेष्ठता, उपजाऊपन एवं परिश्रम आदि का विचार कर धान्य का 6वां, 8वां या 12वां भाग लेना चाहिए। देखिए मनु ने एकदम स्ट्रेट जैकेट
मात्राएं नहीं बताई कि आपको इतना टैक्स लेना ही लेना चाहिए। परिस्थितियों के अनुरूप ही टैक्सेशन की मात्रा को मनु ने निर्धारित किया। वृक्ष, मांस, घी, गंध, औषधि, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और पत्थर की बनी सभी वस्तुओं का छठा भाग कर के रूप में लिया जाना चाहिए। सब्जी जैसी सामान्यतः वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री पर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों से बहुत कम टैक्स लेना चाहिए। कि जो लोग सब्जी बेचते हैं, जो लोग सामान्य आवश्यकता की जो वस्तुएं बेचते हैं, ऐसे लोगों से बहुत कम मात्रा में टैक्स लेना चाहिए। कारीगर, बढ़ई और बोझ ढोने वाले जो मजदूर हैं, उनसे टैक्स के रूप में राजा को प्रति माह 1 दिन उनका काम करवा लेना चाहिए, यानी उनसे एक तरीके से श्रम करवा लेना चाहिए। उसे उन्हें वित्त के रूप में उनसे कोई टैक्स, पैसे के रूप में उनसे कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए। अंधे, जड़, पंगु और 70 वर्ष से अधिक बूढ़े व्यक्तियों से कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद स्वयं जब अर्न नहीं करते हैं, ये डिपेंडेंट हैं दूसरों पर, तो उस स्थिति में उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में वेद पाठी ब्राह्मण से कर नहीं लेना चाहिए। ऐसा प्रयास हो कि वेद पाठी ब्राह्मण भूख से पीड़ित ना हो। तो ये हमने मनु के प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था तथा आर्थिक व्यवस्था पर मनु के क्या विचार थे वो हमने देखा हमने मनु ने किस प्रकार बहुत छोटी छोटी बातों का वर्णन किया है, वो बड़े बड़े सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर शासन व्यवस्था टिकी हुई होनी चाहिए। धन्यवाद।